नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज जम्मू कश्मीर की हम करेंगे, क्योंकि टीए बटालियन के एक जवान को आतंकियों ने अगवा कर लिया, उसकी निर्मम हत्या कर दी। दूसरा जवान जान बचाकर वहां से निकला। क्या पूरा ये माजरा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों में 5 से 6 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। औरंगजेब को कौन भूल सकता है, जो घर छुट्टी आए थे और इसी प्रकार से उन्हें किडनैप कर लिया। लेकिन अगर यूनिट के अंदर कोई जवान है और अपनी ड्यूटी पर है, फिर आतंकी उसे किडनैप कर रहे हैं और इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ये अलर्ट होने का वक्त आ चुका है? और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं पर, जो कि भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको भी हम डिटेल से आगे समझने की आज कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन साथ ही में एक मुद्दा और बड़ा अहम, जिस पर बात होगी, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान को लेकर हमने काफी चर्चा की है कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन क्या अब इस टेंशन में रूस एंट्री करने जा रहा है? दरअसल खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्कमेनिस्तान में मिल सकते हैं और डायरेक्ट सपोर्ट रूस ईरान को दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया का क्या होगा? क्या ये जो मिडिल ईस्ट की आने वाले वक्त में जंग है, ये पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी? इसको भी डिकोड करना होगा। लेकिन साथ ही में बात चाइना की भी हम करेंगे, क्योंकि जापान चाहता है कि वो क्वेड जैसा एक नेटो जैसा एक संगठन बनाए, एशिया नेटो जिसे वो कह रहा है। लेकिन भारत ने उससे दूरी बना रखी है। इसके कारण क्या है और बिना भारत के क्या जापान का सपना साकार हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान की हत्या, आतंकियों ने जवान को अगवा कर की हत्या। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में हुआ हमला, आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान की हत्या, जम्मू कश्मीर में सेना के जवान की हत्या, आतंकियों ने जवान को अगवा कर हत्या की। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में हुआ हमला, आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना के जवान की हत्या की खबर, आतंकियों ने जवान को अगवा कर हत्या की। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में हुआ हमला, आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। टीए के जवान की कोकरनाग में हत्या, 2 जवानों को आतंकियों ने किया अगवा। शहीद जवान का नाम हिलाल अहमद। आतंकियों की खुफिया जानकारी के लिए दोनों जवानों को भेजा गया था, 2 जवानों को भेजा गया था। नेक्स्ट ग्राफिक्स। जंगल में आतंकियों की होने की खबर थी, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। दोनों जवानों को जंगल में 4 से 5 आतंकियों ने अगवा कर लिया। एक मौका देख वहां से निकलने में कामयाब रहा एक जवान। आतंकियों ने उसे गोली मारी पीछे से, जो उसके कंधे पर लगी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी यूनिट तक पहुंचने में कामयाब रहा। सेना और पुलिस ने इस वक्त सर्च ऑपरेशन अनंतनाग कोकरनाग में चलाकर रखा हुआ है। इस मुद्दे को अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अहम घटनाक्रम है जो कई सवाल खड़े करता है। उन्हीं सवालों का हल अब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। लंबा अनुभव आपके पास जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का। आपने बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस देखे हैं। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ, 2 जवानों को अगवा कर लिया गया, एक जवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, दूसरे जवान को भी गोली लगी है, वो घायल है। किस प्रकार से वो वहां से निकलने में कामयाब रहा?
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? थोड़ा मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए क्लियर करिएगा, क्योंकि 2 या 3 के टुकड़ी में तो जवान मूवमेंट करते नहीं है। क्या जवान को 2 या 3 के टुकड़ी में हम जंगल में भेज सकते हैं कि जाइए आप खबर लेकर आइए? हुआ क्या है सर वास्तविक तौर पे जो आपको नजर आता है? देखो, हमको काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कभी खत्म हुए, रिजल्ट अभी अनाउंस हुए, पाकिस्तान काफी से ज्यादा बखलाया हुआ था, किसी प्रकार से वो दखल अंदाजी नहीं कर पाया इलेक्शन के बीच में और इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन में। फिर खबर मिली कि जंगल में कुछ 4 से 5 आतंकवादी है। ये तो मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि दो दो जवानों को भेजा गया देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वास्तव में वो है या नहीं। इट्स अ ह्यूज 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 tactical mistake made by the commander whoever ordered 2 people to go, and should have never been done this way. because दो जाए और जब आपको पता लगा कि 4 से 5 आतंकी, अगर एक भी आतंकी होता फिर भी दो को भेजना या तीन का भेजना इज अ ह्यूज ह्यूज मिस्टेक मेड बाय whoever were the commanders. ये टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे। इनका कमांडर कौन था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी कमांडर थे, चाहे वो रेगुलर फोर्स के थे या टीए के थे या सीआरपीएफ के थे, जो भी थे, वास्तव में उनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। और उस गलती से एक जवान मारा गया है और दूसरा जवान अपनी जिंदगी को बचा के वापस वापस यूनिट आके बता सका ये कार्रवाई कैसे हुई। अभी सेना जो है और सुरक्षा बल जो है उस इलाके को घेर चुके हैं और आतंकियों की खोज हो रही है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि इस माफिक अपनी बेवकूफी और अपनी गलती की वजह से ये कार्रवाई हुई। जी, एक जवान को खोना ये बहुत दर्दनाक है सर। मैं आपके पास आता हूँ फिर से। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि हाल ही में खबर है कि एससीओ समिट होनी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएँगे और उससे पहले इस प्रकार का इंसिडेंट, और जैसा पीके सहगल सर ने कहा कि पूरे इलेक्शन बहुत शांति प्रिय तरीके से हो गए और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम ने खुलकर मतदान किया, वो बता रहा था कि किस प्रकार से जनता अब आगे भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, वो अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस चाहती है। तो इस घटना से पाकिस्तान ने क्या साबित करने की? संजीव, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, संजीव श्रीवास्तव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार चेक करें संजीव जी के साथ, कम्युनिकेशन पर चेक करिएगा। अब पीके सहगल सर, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने भी जाना है, इलेक्शन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुए, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखो, पाकिस्तान क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर उनके मुताबिक एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जबकि जी, हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है यस, डिस्प्यूट केवल पीओके को जो गैर कानूनी ढंग से उसने पकड़ा हुआ है उसको वापस लेने का। और साथ ही साथ हमने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहां जा रहे हैं 15 से 16 अक्टूबर को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो एससीओ मीट को अटेंड कर रहे हैं। ये एक मल्टीलेटरल मीट है, इसी किसी प्रकार से कोई बायलेटरल मीट नहीं पाकिस्तान के साथ होगी। और पाकिस्तान को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि किसी प्रकार से रिश्ते नाते इम्प्रूव हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी इंटरनेशनल मीडिया को दर्शाना चाहता है कि मैं अभी भी कायम हूँ। उमर अब्दुल्ला जो नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके लिए काफी से ज्यादा चिंता की घड़ी है, क्योंकि अभी जी, ऑफकोर्स सिक्योरिटी जो है वो एलजी के नीचे ही रहेगी। लेकिन उसके बावजूद इस माफी की घटनाएं हो कश्मीर के अंदर, तो चीफ मिनिस्टर एज मच रिस्पॉन्सिबल एज द एलजी, क्योंकि उनको यकीन करना है कि जो जवान की अगर हत्या होती है, ये जो आतंकवादी घूम रहे हैं देश के अंदर, इनको कोई ना कोई तो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो उनको हर प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, इनको रहने की जगह दे रहे हैं, इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके बिहाफ पर रिकॉर्डेंसेस कर रहे हैं, इनके बिहाफ पे सारा सारा कुछ करते हैं। तो वो लोकल्स इन्वॉल्व है। सो कौन लोकल्स है इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा लाजमी है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना भी बहुत ही जरूर लाजमी है। पहले केवल और केवल ये कार्रवाई एलजी कर रहे थे, अभी उमर अब्दुल्ला की कोशिश होनी चाहिए कि लोकल जो है कश्मीरी लोग, उनको भी अपने जी, साथ लेके चले कि ये जंग जो है कश्मीर का जंग है। जिस ओके, प्रकार से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आतंकवाद से उनको कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखो जो आतंक पार्टीज थी आतंकवाद के फेवर में, जैसे कि रशीद इंजीनियर की पार्टी थी, उन्होंने केवल एक सीट जीती। जी, वो जो जिहादी एलिमेंट्स जिन्होंने भी एज इंडिपेंडेंस खड़े हुए, उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती। दिल्ली में से 47 सीट में से 42 या 43 सीट तक उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने एनसी ने बिल्कुल, जीती। तो तो वास्तव में कश्मीर के लोगों ने साफ तौर पर ठुकराया है। वो चाहते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी।
वो नहीं चाहते किसी प्रकार की दखल अंदाजी हो उन आतंकवादियों के माध्यम से उनकी जिंदगी में। तो ये बहुत ठीक है बड़ा सर। एक किस्म से इलेक्शन ने बहुत ये बड़ा मैसेज दिया है, ये और उमर ये मैसेज जो अब्दुल्ला के लिए भी पाकिस्तान एक को बड़ा हजम नहीं चैलेंज होगा। होगा। मैं आता हूं सर आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन पा रहे हाँ, संजीव जी, क्योंकि एससीओ समिट पाकिस्तान में है, और इस प्रकार की वारदात जम्मू कश्मीर में होना, वो भी उस वक्त जब इलेक्शन बहुत अच्छे से हो गए, 3 फेज में इलेक्शन शांतिपूर्वक तरीके से हो गए, रिजल्ट आए वो भी काफी अच्छे आए। उसके बाद क्या पड़ोसी मुल्क ये बचा नहीं पा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो शांति की राह पर चलने के लिए तैयार है और चल रही है? जी जी बिल्कुल। और जैसा कि सहगल सर ने कहा कि वो पाकिस्तान इसको इस शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोगों ने आकर के अपने वोट्स को दिया है, और वहाँ पर लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है उसको दिखाया है, उसको उससे जाहिर है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान अपने द्वारा भेजे गए जो कुछ चंद जो आतंकी हैं जो कि कायरों की तरीके से पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पूंछ राजौरी के जंगलों में छुपे हुए हैं, उनके माध्यम से ये हरकत उसने कराई है। और ये पाकिस्तान की जो बौखलाहट को दर्शाता है। और ये लेकिन एक बात और बिल्कुल स्पष्ट है कि अनेक ऐसे अभी भी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो आतंकी हैं, इन्फिल्ट्रेट करके जो भारत की सीमा में आए हैं, वो अभी भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। और उनकी जो सघन तलाश और उनका एलिमिनेशन जितना जल्द से जल्द हो उतना अच्छा होगा। और ये नई सरकार की जो प्रायोरिटी में ये एक होना चाहिए कि ये जो आतंकी जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी छुपे हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, उन्हें नेस्तनाबूद करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने वाले जो भी लोकल एलिमेंट्स हैं, जो जी। ओवरग्राउंड वर्कर, उनको उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो आतंकी तभी ऑपरेट कर पाते हैं जब इन्हें कहीं न कोई प्रेशर दे रहा होता है, कोई सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी जी। पहचानना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, ऐसे हाउस के ऐसे फैसिलिटेशन को कराने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्त आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार और भारत की और जम्मू एंड कश्मीर की जो नई सरकार बनेगी उस संदर्भ में इसका गहरा संज्ञान लेते हुए और आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आतंकी अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी इनकी सर्टेन नंबर्स हैं जो कि अभी भी ये जगह जगह छुपे हुए हैं। और ये जाहिर है कि उनका सघन अभियान, तलाशी अभियान तो जारी ही है। और इसी अभियान के तहत कि ये हमारे 2 जवान गए थे जिनको उन्होंने अगवा कर लिया था। तो लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि आतंकवाद की चुनौती आज भी बड़ी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी हरकतें कर रहा है, ऐसे में मैं आने वाले समय में दूर दूर तक जो है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के नॉर्मलाइज होने की कोई संभावना नहीं देखता। श्री एस जयशंकर की अभी जो विजिट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ में पार्टिसिपेशन के लिए होगी, उससे ज्यादा इसका कोई आशय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों मैं जो चीज आपसे समझना चाहता हूँ संजीव जी, जो चीज अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाती है कि जब आप बातचीत पाकिस्तान के साथ कर रहे थे 2014-15 तक, तब भी मिलिटेंसी जारी थी। 2015-16 के बाद से बातचीत आपने बंद कर दी, तब भी मिलिटेंसी जारी है। अब आपको किसी और ऑप्शन पे भी तो सोचना होगा ना सर। सिर्फ ये कहना कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलिटेंसी तो जारी है और लोगों की हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, लोगों की भी जम्मू कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी तो आपको रखने का वक्त आ चुका है सर, 10 साल हो गए। देखिए राजेश जी, अगर आप ये पिछले 10 वर्ष के पहले की तुलना करें और 10 वर्ष के 2014 के बाद की स्थिति को देखें, तो जो इन आतंकियों को के ऊपर भारी क्षति पहुंचाई गई है और इनके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की जो संख्या है उसमें भारी कमी आई है। और ऑपरेशन ऑल आउट 2017 के बाद से जो चल रहा है उसके माध्यम से, तो चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठनों की सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। और ये कश्मीर घाटी में जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन का गेट है, इंटेलिजेंस का जो गेट है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन गेट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जाहिर है कि घाटी में ये कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने अब जम्मू का क्षेत्र जो है और एक बहुत ही सघन और एक टफ टेरेन जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, राजौरी के जंगल है, उनको चुना। और ये कायराना हरकत है। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के
जो आतंकियों का और उनके आकाओं की जो एक उनके जो परास्त अवस्था में वो हैं, और भारत ने उनके ऊपर जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जो दबाव बना रखा था, तो उसके बाद से उन्होंने कायरो की तरीके से एक जम्मू के क्षेत्र को जो शांत क्षेत्र अपेक्षाकृत था उसको चुना है। तो ये पाकिस्तान की हताश अवस्था को दर्शाता है। और लेकिन 2014 के बाद से आतंकवाद के संदर्भ में भारत सरकार की नीति में बहुत बड़ा और आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज का जो भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो तीसरे ऑप्शन की आपने बात कही है, वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज अवश्य किया जाएगा। ऐसी आवश्यकता मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी भी अवश्य है और बहुत जरूरी इससे भी भी है। बड़ी से मैं बड़ी आता हूं कार्रवाई सर की आपके जाए। पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे चीजों को समझने की अब कोशिश करूंगा अपने दर्शकों के लिए। मुझे समझाइए कि जब लोकल, क्योंकि जिस सैनिक की हत्या हुई है वो लोकल था, इससे पहले मुझे औरंगजेब की भी याद है, जिसकी घर छुट्टी आ रहा था वो सिपाही, और उसे अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। जब इस प्रकार से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैक राइफल में, जैकलाई में कई सैनिक हैं सर जम्मू के जो जाते हैं, बहादुर बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं, उनकी तमन्ना होती है कि हम इंडियन आर्मी में जाएं। लेकिन अगर कोई घर सैनिक आ रहा है और इस प्रकार से अगर लोकल की हत्या की जा रही है, तो क्या दिमाग पर क्या असर पड़ेगा सर? दिमाग पर तो असर ठीक नहीं पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 10 साल में जितने भी हत्या हुई है इस माफी की, चाहे वो अफसर की हुई, चाहे वो जवान की हुई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का था या कोई लोकल लोकल जेके राइफल्स का था, साफ तौर पे वो छुट्टी पर या अपनी सगाई के लिए गया था, या अपनी शादी के लिए गया था, या किसी दोस्त की सगाई मैरिज के लिए गया था, तो उनको उनकी हत्या कर दी गई। हिंदुस्तान ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हर प्रकार से जवानों को बताया गया कि फौज को पहले बता दिया जाए कि आप आ रहे हैं, कौन सा इलाका है, ताकि उसके ऊपर हम नजर रख सके। लेकिन उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं इस माफी की हो रही है, विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। नो नेशन कैन एक्सेप्ट की लॉस ऑफ लाइव्स इन द पीस स्टेशन, वो भी उन लोगों की जो देश की एकता और अखंडता को करने की कोशिश करते हैं। अभी इस मुझे बड़ा सरप्राइज है कि अभी नई सरकार का गठन तो नहीं हुआ, लेकिन गठन ना भी होने के बाद उमर अब्दुल्ला साफ तौर पे चीफ मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट हो चुके हैं। अभी तक कोई बड़ी कंडेमनेशन नहीं आई वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से, व्हिच इज क्वाइट अ सरप्राइज टू मी। मुझे पक्का यकीन है कि कंडेमनेशन आएगी, मुफ्ती महबूबा भी कंडेम करेंगे, और एकजुट होकर कश्मीर के लोग जो है किसी प्रकार से इस पर हत्याओं को अभी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है और जो थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा कि कोई बड़े हादसे को अगर अंजाम दिया तो हम उसका मारेंगे, और उसका टाइम एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट बी डिसाइडेड बाय इंडिया। अभी जो सबसे बड़ी चिंता हिंदुस्तान को है कि हमको वो कश्मीर जिसको हम पीओ पाकिस्तान पीओके कहता है, उसको कैसे वापस लेना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एंड उसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है, मिलिट्री ऑप्शन नहीं है उसके लिए, बट देयर आर लॉट्स ऑफ। मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक दिन बैठेंगे पीओके को लेकर भी चर्चा करेंगे। पीओके को लेकर बहुत डिटेल से हम चर्चा कर सकते हैं किसी दिन, लेकिन मैं एक बड़ी खबर लेता हूं सर, उसके बाद आप दोनों के पास आता हूं, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे। ईरान इजराइल टेंशन के बीच बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में यह मुलाकात होगी। इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग का क्या कोई प्लान बन रहा है, ये हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। ईरान इजराइल टेंशन के बीच बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे राष्ट्रपति पुतिन, तुर्कमेनिस्तान में ये मुलाकात होगी। इसको समझना होगा बहुत डिटेल से। लेकिन पहले ग्राफिक्स जरिए अपने दर्शकों तक डिटेल से जानकारी दे दें कि आखिरकार पूरी खबर है क्या। पेजिशकियान से मिलेंगे पुतिन, तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात होगी। रूस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे ईरान। नसरुल्लाह की मौत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ईरान भेजा था। ईरान की वायु सेना को मजबूती देने की भी बात सामने आ रही है। सुखोई 30 देने की रूस सोच रहा है ईरान को। अमेरिका के खिलाफ ईरान को ये मदद देना चाहता है। इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका। अब सवाल ये हो जाता है कि जब इजराइल के पीछे अमेरिका खुलकर खड़ा हो सकता है, तो ईरान के पीछे खुलकर क्या चीन और
रूस खड़े नहीं हो सकते हैं, इसको समझना होगा। और समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, पजेश्कियान से पुतिन की मुलाकात, तुर्कमेनिस्तान की जगह, शुक्रवार का दिन, और ये मुलाकात उस वक्त जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान ने तो हमला कर दिया, अब इजराइल कैसे पलटवार करता है, उस पर नजरें टिकी हैं कि उस पलटवार के बाद तय होगा कि क्या ये जंग मिडिल ईस्ट में फैलेगी या नहीं फैलेगी। क्या लग रहा है आपको, ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, और क्या वाकई में पुतिन खुलकर ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं उस वक्त जिस वक्त वो यूक्रेन में खुद उलझे हुए हैं? संजीव श्रीवास्तव। देखिए राजेश जी, ये जो मुलाकात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में होने वाली है, ये महत्वपूर्ण है। और एक ऐसे समय में ये मुलाकात हो रही है कि जब ईरान के ऊपर इजराइल की एक बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है और ये कभी भी किसी वक्त हो सकती है। और इस बेहद संवेदनशील समय में इस तरीके से रशिया के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति का मिलना, जाहिर है कि इसके ऊपर अनेक तरह के कयास लगाए जाएंगे और इसके ऊपर पूरी नजर रहेगी। हालांकि व्लादिमीर पुतिन तुर्कमेनिस्तान का जो ये दौरा है वो वहाँ के एक 18वीं शताब्दी के बड़े कवि के लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी जन्मशती को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजन है, लेकिन उसके साइड लाइन पे ये मुलाकात होगी। और लेकिन जहां तक रशिया का प्रश्न है तो रशिया के बारे में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कोई भी अवसर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते कि जहां पर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने का थोड़ा मौका मिले। और ये उन्होंने लगातार किया है, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, जी, यहाँ तक कि अफ्रीका के जो देश हैं, हर जगह वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के विरुद्ध लामबंदी की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन एक बेहद महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति हैं। उनका लक्ष्य पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने का है। और आप देखिए तो यूक्रेन के ऊपर भी जो उन्होंने हमला किया वो नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर किया, और वो लगातार, चाहे वो यूरोपियन थिएटर हो, चाहे वो एशियन थिएटर हो या अफ्रीकन थिएटर हो, यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी उनकी अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं। तो वो एक बड़े महत्वाकांक्षी नेता है और उनको एक मौका यहाँ दिख रहा है कि ईरान के साथ वो अपने संबंधों को और गहरा कर सकते हैं, क्योंकि ईरान इस समय भारी दबाव में है और इस माध्यम से वो एक पॉस्चरिंग करने की कोशिश के तहत ही वो ये जो है दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भी अभी जो है ईरान भेजा था। तो ये पॉस्चरिंग है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो संबंध इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, वो जितने क्लोज हैं और जितने गहरे और प्रगाढ़ वो रिश्ते हैं, उस तरीके के रिश्ते ईरान और रशिया के बीच के नहीं है। और जहां तक यदि कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है, ये स्थिति संकट ज्यादा गहराता है, तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही क्लोज तरीके से आज भी वो खड़ा है। ईरान ने जो अप्रैल में हमला किया था या जो अक्टूबर में हमला किया, उसको रोकने में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, उसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जो रशिया की जो भूमिका होगी वो एक सपोर्ट बैक चैनल से उसको सपोर्ट करने की होगी। हथियारों की सप्लाई वगैरह अवश्य वो करेगा, क्योंकि ईरान ने भी जो है ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं रशिया को, लेकिन वो सीधा इंटरव्यू नहीं करेगा। सीधा नहीं आएगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास, अगर वो कुछ और पॉइंट को समझने के लिए संजीव जी। जी मैं फिर आता हूं सर आपके पास। पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुखोई 30 की बात आ रही है कि सुखोई 30 रूस ईरान को दे सकता है, कितना क्या वाकई में डील हो सकती है? और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, क्या रूस इन हालातों में भी ईरान के पीछे खड़ा हो सकता है? और एक सवाल जिसका जवाब बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हो जाए तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन अगर ईरान या किसी और देश के पीछे रूस खड़ा हो जाए तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर? देखो, पहली बात है कि रूस जो है शुरू से ही ईरान के पीछे खड़ा है। अगर आप समझे कि ईरान के पीछे रूस खड़ा नहीं है, ईरान की प्रॉक्सी के पीछे रूस खड़ा नहीं है, उनको बड़े प्रकार के वेपन्स और मिसाइल्स, हouthi से जो हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की वो रशियन मिसाइल है, जो ईरान ने उनके ऊपर 180 या 200 मिसाइल की फायर की। उसमें कहा जा रहा है कि कुछ में
ईरानियन नाम है, लेकिन वास्तव में मिसाइल रशियन थी। यानी दूसरे लफ्जों में रशिया ओके। पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है, और रशिया जो है बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कन्वेंशनल ताकत है, बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, और वो किसी प्रकार से भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ना नहीं देना चाहता। ईरान ही ईरान और सीरिया उन्हीं 2 प्लेसेस हैं जिसके माध्यम से वो उनकी बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो तो जी। हर प्रकार से अमेरिका जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक, कोई भी डिफेंसिव मदद की है, कोई डायरेक्ट अटैक अभी तक अमेरिका ने ईरान के ऊपर नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि ईरान के ऊपर करेगा भी वो डायरेक्ट अटैक, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उसका जो जमावड़ा है वहां पर ईरान उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे, विच इज वेरी लाइकली, अगर युद्ध बढ़ता है तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युद्ध जो है बड़े खतरनाक मोड़ पर है। अगले 48 से 72 घंटे में अगर इसराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो वास्तव में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। इट विल बी एन ऑल आउट वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल, एंड एन ऑल आउट वॉर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। ऑलमोस्ट लेबनान के साथ तो हुई बहुत बड़ी लड़ाई हुई गई है। बिल्कुल और सर, वो तो रशिया में चलिए। काबिलियत है, नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है, चाइना के साथ खड़ा है, हर जगह पर अभी भी उनकी एक्सरसाइज हो रही है। चाइना के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में एक नहीं अनेकों एक्सरसाइज हो रही है। यानी दूसरे लफ्जों में उसके पास यानी कि काफी वो ज्यादा मिलिट्री हथियार है, पावर काफी इस ज्यादा। वक्त है। जी सर, जी, मिलिट्री पावर इसके रूस के पास इतनी है कि जैसा आपने कहा कि वो एक तरफ जंग भी लड़ रहा है, लेकिन तमाम जगह पर उसकी वॉर एक्सरसाइज भी चल रही है। संजीव जी, क्या ऑप्शन अब नेतन्याहू के पास आप देख रहे हैं? क्योंकि ईरान ने जो करना था ईरान ने करके दिखा दिया, उसके बाद खामेनेई ने चेतावनी भी दे दी कि हमने जो करना था करके दिखा दिया, लेकिन तुमने अगर हम पर किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो क्या नेतन्याहू इस धमकी से डर गए हैं, या नेतन्याहू कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राजेश जी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक मतभेद जैसी स्थिति है। पिछले 50 दिनों से राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। और अभी इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो यात्रा उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। और उसके पीछे के रिपोर्ट्स ये आ रही है कि नेतन्याहू पहले तो वो बाइडेन से बात करना चाहते हैं, वो एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि बात करके उसके बाद ही अपने रक्षा मंत्री को भेजेंगे। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है वो उनके जो उन्होंने ईरान के विरुद्ध जो एक्शन का प्लान बनाया है, रिटेलिएशन का प्लान बनाया, उसको अप्रूव कर दें। और दोनों ही अभी नहीं हुआ है। जाहिर है कि अमेरिका का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल को इस बात की सलाह दे रहा है कि वो थोड़ा संयम से काम ले, और वो रिस्पांस तो अवश्य करे। अमेरिका इस बात को मना नहीं कर रहा है कि उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके का हो कि ये एक फुल ब्लोन वॉर में ना चेंज हो जाए, जैसे सर कह रहे थे, ऑल आउट वॉर में वो ना बदल जाए। और इस बात को अमेरिका इंश्योर करना चाहता है। और कि उसको लेकर के नेतन्याहू में के एडमिनिस्ट्रेशन में और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कुछ असहमतियां दिखाई देती हैं। और ये अभी तो इसके ये जब तक ये इस तरीके की असहमतियां रहेंगी, जब तक कि ये इस तरीके के थोड़े मतभेद रहेंगे, तब तक ये जो इजराइल की जो कार्रवाई है, मेरा ख्याल है उसमें उसको आगे बढ़ने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इजराइल के द्वारा नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध अमेरिका की सलाह को इग्नोर करके कार्रवाई तो जरूर की जा सकती है, लेकिन इजराइल यदि अमेरिका की सलाह को इग्नोर करके ईरान के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाता है तो इजराइल वो अपने कॉस्ट पे करेगा और वो अपने आप को इंडेंजर करेगा। क्योंकि यदि ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीधी सी जंग होती है तो अमेरिका का इजराइल के साथ में आना अनिवार्य है, और उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बहुत स्पष्ट है। और ऐसा इसीलिए मेरा मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह को इग्नोर करने का जो दुस्साहस है वो नेतन्याहू नहीं करेंगे। लेकिन नेतन्याहू एक हार्ड लाइनर लीडर है, जाहिर है कि उन्होंने जो प्लान बनाया है वो बहुत ही कोई बड़ा प्लान उन्होंने अवश्य बनाया है, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इसके लिए नेतन्याहू और इजराइल जाना जाता है। मैं लौटता हूं सर आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर है मेरे पास, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें,
चाहता है कि एशिया में नेटो का निर्माण हो। एशियाई नेटो की चर्चा ने फिर जोर पकड़ा है। नेटो जैसा संगठन बनाना चाहता है जापान। जापान के महाप्लान में शामिल नहीं भारत, लेकिन क्यों? चीन से परेशान देश आएंगे एक साथ, तो क्या भारत परेशान नहीं है? इसको समझना होगा। एशियाई नेटो बनाना चाहता है जापान। एशियाई नेटो की चर्चा ने फिर पकड़ा जोर। नेटो जैसा संगठन चाहता है जापान। जापान के महाप्लान में शामिल नहीं भारत। चीन से परेशान देश आएंगे एक साथ, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं होगा। और जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जापान के नेटो की भारत की नोट। जापान के नेटो को भारत की नोट। चीन के साथ संबंधों को सुधारना एक कोशिश भारत की। क्या उस एंगल से हम चीजों को देखें? भारत किसी मिलिट्री अलायंस में ना जाए, क्या ये हो सकता है? गुट निरपेक्ष नीति का क्या आज भी हम पालन कर रहे हैं? रूस और नॉर्थ कोरिया भी होंगे निशाना। अगर ये एशिया नेटो बन जाता है तो रूस और नॉर्थ कोरिया भी सीधे तौर पर निशाना होंगे। रूस को गलत मैसेज भारत नहीं देना चाहता है। जापान को चीन और नॉर्थ कोरिया, रूस से भी खतरा है। इसको भी समझना होगा कि जापान को चीन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया और रूस की तरफ से भी खतरा है। चीन पाकिस्तान का अपने दम पर भारत मुकाबला कर सकता है। क्या ये कुछ कारण है जिस कारण भारत इतनी दिलचस्पी उसमें नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एशियाई नेटो बने और एक अम्ब्रेला के नीचे तमाम देश आ जाएं। लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका की भूमिका फिर कौन सा देश अदा करेगा, या फिर अमेरिका भी इसमें शामिल होगा? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सीधा पीके सहगल सर के पास चलेंगे। मेजर जनरल पीके सहगल सर, एशियाई नेटो की चर्चा जापान के नए प्रधानमंत्री के द्वारा वक्त वक्त पर उठाई जा रही है। वो चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे तमाम वो देश आए जो चीन के विस्तारवाद से परेशान है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत ऐसे अलायंस से बहुत दूर रहेगा। कैसे आप इस पहल को देखते हैं सर? और बिना भारत के एशियाई नेटो हो, उसका क्या वजूद हो सकता है? एशियाई नेटो जो है बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के लिए संभव ही नहीं है। शुरू से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो चाहते हैं कि इसको मिलिटराइज किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि वो किसी प्रकार से ये जो है एक मिलिट्री गठबंधन नहीं है। ये केवल और केवल जो है इंश्योर करेगा कि देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज लॉ ऑफ दी सीज को का उल्लंघन ना किया जाए, इंटरनेशनल वाटर्स विल बी फ्री फॉर एवरीबॉडी और इंटरनेशनल एयर स्पेस फ्री फॉर एवरीबॉडी। हिंदुस्तान साफ तौर पे एक बढ़ती महाशक्ति है। वास्तव में हम अपने बलबूते के ऊपर बड़े पैमाने पर मुकाबला कर सकते हैं चाइना का। हमको उस माफी का खतरा नहीं है जिस माफी का जापान को है। जापान को खतरा है, जैसे कि अपने का रूस से भी है खतरा, नॉर्थ कोरिया से भी है, चाइना से भी है। और उसके बाद उतनी शक्ति नहीं है जिस माफी की शक्ति हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि शिंजो अबे ने डिफेंस की पॉलिसी को चेंज किया, फिर उसके शीदा ने किया, अभी नए जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनका जो मिलिटराइजेशन जापान का काफी लेट स्टार्ट हुआ है, अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं है। और हिंदुस्तान जो है साफ तौर पे हिंदुस्तान के कंटिन्यूअस बॉर्डर्स है चाइना के साथ में, कम से कम 3800 किलोमीटर के लंबे। और अगर कल हिंदुस्तान और चाइना की इन्वॉल्वमेंट होती है तो बाकी देश जो है वो